हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लूप, जिसमें हमने लूप की थ्योरी और एक एक एग्जांपल कवर किया था। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स कवर करेंगे सभी लूप के, जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है स्टूडेंट, जो पूछा जाता है हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर। आप यूजर से एक इनपुट लेंगे नंबर और उसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट? फैक्टोरियल तो इसका मतलब है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैलकुलेट करना होगा आपको 5 का फैक्टोरियल। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 1 इज 120। तो आंसर जो होगा वो 120 होगा। इस चीज़ को हमें लूप से कवर करना है। किस तरह से करेंगे? हम एक फॉर लूप लिखेंगे और एक के मैंने डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप वेरिएबल, और एक वेरिएबल मैंने सी डिक्लेयर करा जो इनिशियली मैंने 1 इनिशलाइज कर लिया है। फॉर के इक्वल टू 5, के वो नंबर है, के को हम इनिशलाइज कर रहे हैं एन नंबर से। एन वो नंबर है जो हमने यूजर से इनपुट लिया है। तो मान के चलिए यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो 5 है। तो के इनिशलाइज हो गया 5 से, सेमी कॉलन, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेमी कॉलन, के माइनस माइनस। इसमें जो लूप है वो रिवर्स में लगेगा, यानी कि डिक्रीमेंट होता हुआ लगेगा। तो के 5 से स्टार्ट होगा और 1 तक डिक्रीमेंट होते हुए एक एक करके डिक्रीमेंट होगा। तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये इस लूप की जो चाल है, आइट्रेशन होगी। अब आपने यहाँ पर एक सी वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो इनिशियली 1 है, इक्वल टू सी इंटू के। अब सी की वैल्यू जो इनिशियली है वो 1 है और के की वैल्यू जो इनिशियल है वो 5 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई सी इंटू के। 1 इंटू 5 इज़ 5, यानी कि सी की जो अपडेट वैल्यू हो गई आफ्टर मल्टीप्लाई वो 5 हो गई। तो ये एक आइट्रेशन पूरी हो गई है। के को हमने इनिशलाइज करा था 5 से, यहाँ पर उसने चेक करा कि 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन हमारी ट्रू है, इसलिए बॉडी के अंदर आए और इस मल्टीप्लाई को एग्जीक्यूट करा। तो 1 इंटू 5 5 हो गया। अब इसके बाद हम डिक्रीमेंट वाले स्टेप वाले पार्ट में गए। के की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, तो के की वैल्यू जो 5 थी वो हमारी 4 हो गई। ये डिक्रीमेंट है। आप इसको चाहे इस तरह से भी लिख सकते थे, के इक्वल टू के माइनस 1। तो यहाँ पर के की वैल्यू 5 है, माइनस 1 हुआ, तो अपडेटेड वैल्यू के की 4 हो गई। दोबारा कंडीशन चेक की गई कि क्या 4 इज़ लेस देन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू निकली। फिर वापस अंदर आए और इस लाइन को फिर दोबारा से हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो के की वैल्यू हमें यहाँ पर 4 मिलेगी और सी की जो अपडेटेड वैल्यू थी पिछली बार जो हुई थी वो 5 हो गई थी। 5 4 जा 20। अब सी की अपडेटेड वैल्यू 20 है। फिर ये वापस डिक्रीमेंट में जाएगा और 4 माइनस 1 होगा। 4 माइनस 1 यहाँ पर 3 आएगा। तो के की वैल्यू 3 हो चुकी है। दोबारा चेक होगी कंडीशन में, क्या 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फिर ट्रू निकली। फिर अंदर आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएगा, तो के की वैल्यू हमें 3 मिलेगी और सी की जो पिछली बार वैल्यू थी वो 20 हो चुकी थी। तो 20 इंटू 3 इज़ 60। अब सी की जो वैल्यू है अपडेटेड वो 60 है। फिर वापस जाएगा, डिक्रीमेंट होगा, 3 माइनस 1, तो अपडेटेड वैल्यू के की 2 हो जाएगी। दोबारा चेक होगा कि 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। फिर वापस आएंगे, फिर को दोबारा से एग्जीक्यूट कराएंगे। तो के की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 मिलने वाली है और सी की पिछली बार वैल्यू 60 हो चुकी थी। तो 60 इंटू 2 इज़ 120। सी की अपडेटेड वैल्यू 120 है। फिर वापस
डिक्रीमेंट के लिए जाएगा, वहाँ पर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब दोबारा चेक होगा कि 1 इज़ ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। दोबारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, के की वैल्यू हमें 1 मिलेगी और सी की वैल्यू हमें 120 मिलेगी। 120 इंटू 1 120, सी की वैल्यू 120 हो गई। फिर ऊपर जाएगा, अब यहाँ पर लिखेगा 1 माइनस 1 इज़ 0। अब 0 जब आएगा तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो 0 होने पर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई है। और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप से बाहर आएंगे। लूप से बाहर आने के बाद जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आप सी को कराएंगे तो सी की जो अपडेटेड वैल्यू थी लास्ट वाली वो 120 थी, तो आंसर 120 आएगा। तो 5 का जो फैक्टोरियल है वो 120 होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस लूप के अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि आपको एक के वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें आप लूप को एग्जीक्यूट कराएंगे, आइट्रेशंस होंगी, और सी को 1 से आपको इनिशियलाइज करना है। ध्यान रखिएगा 1 से करिएगा, 0 से मत कर दीजिएगा। कहीं आप सी की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे तो जब सी मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होने पे 0 ही रिटर्न होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको आप 1 से इनिशियलाइज करेंगे। जब आप प्लस और माइनस करते हैं तब जिस वेरिएबल में आप आंसर लेंगे, आउटपुट लेंगे, उसको आप 0 डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई के लिए जाएंगे, डिवाइड को नहीं, तो आप इनिशियल वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये फैक्टोरियल आपने गेट किया है। चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक यूज़र से इनपुट लेने के लिए इंपोर्ट करा लेते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। ये इंपोर्ट हमने कर ली है। अब इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं स्कैनर का। स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम sc इक्वल टू स्कैनर, और इसमें आप पास करेंगे सिस्टम डॉट इन, यूजर से इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक आप रनिंग स्टेटमेंट लिख दीजिए जो गाइड करेगी एंटर नंबर। तो जब आप रन टाइम पर इस प्रोग्राम को चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एंटर नंबर लिखा आएगा, जिससे कि आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपको एक नंबर इनपुट करना है ये, और वो नंबर आप इनपुट ले रहे हैं एन में, sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो जो भी वैल्यू आप इनपुट लेंगे वो आपको एन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एन वो नंबर है जिसका मुझे फैक्टोरियल गेट करना है। तो उसके लिए मैंने एक के ले लिया है जिसमें मैं लूप को एग्जीक्यूट करा लूँगा। एक वेरिएबल ले लिया है मैंने सी, जो इनिशियली 1 है। ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। फिर आपने फॉर लूप लिखा, के को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं एन से। फिर आपने कंडीशन लगाई के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, के इक्वल टू के माइनस 1। आप के माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। लीजिए फॉर लूप की ये जो सिंटेक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसकी बॉडी में हम मल्टीप्लाई करते हैं, सी इज इक्वल टू सी इंटू के। ये लीजिए हो गया। अब लूप से बाहर आप प्रिंट करा लीजिए फैक्टोरियल इक्वल टू सी। ओके, लीजिए। चलिए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। ये लीजिए, ये कंपाइल हो गया। और ये रन हो गया। एंटर नंबर, अभी आपसे एंटर नंबर के लिए कह रहा है, आपने इनपुट करा 5, फैक्टोरियल इज 120। एक बार आपने दोबारा कंपाइल किया, रन किया, 4, आंसर इज 24। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, अब मैंने आपको जो याद रखने को कहा था वो ये था कि अगर सी की वैल्यू को आप 0 से इनिशियलाइज करते तो क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर सी की इंटू के करेंगे तो 0 इंटू के, आंसर विल बी 0। ओके, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अच्छा, एक चीज़ और रखिएगा याद कि कई बार आपसे पूछ ले जाएगा 0 का फैक्टोरियल, तो ध्यान रखिएगा 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो आंसर 1 ही आएगा। ये देखिए
फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1। वो क्यों हुआ, देखिए k की वैल्यू आपने यहाँ से इनिशलाइज करेंगे n से, n की वैल्यू आपने 0 इनपुट लिए तो k इज़ 0, k इनिशियलाइज हो गया 0 से। अब आपने कंडीशन चेक करी 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, तो आप लूप के अंदर गए ही नहीं ना, लूप के अंदर तो आप गए ही नहीं, आप लूप से बाहर आए हैं। लूप से बाहर जब आप c को प्रिंट कराएंगे तो c की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो जब आप 0 इनपुट कर रहे हैं तो 0 का फैक्टोरियल वो आपको क्या देने वाला है 1। ओके, चलिए ये याद रखिएगा। तो ये एक प्रोग्राम है फैक्टोरियल का। चलिए इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल कवर करते हैं जिसमें हम यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे, n नंबर, एंटर नंबर। मैंने इनपुट लिया है 5, तो मुझे इसका टेबल प्रिंट कराना है, टेबल ऑफ 5। तो आंसर इस तरह से आना चाहिए 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, और इस तरह से 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। इस तरह का आउटपुट चाहिए इस फॉर्मेट में। तो जब आप लिख रहे हैं 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो देखिए ये वो n नंबर है जिसका टेबल प्रिंट हो रहा है, ये आपका लूप है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो मान के चलिए ये c है जिसमें आउटपुट आ रहा है, तो यानी आपको लिखना है n इंटू के इक्वल टू सी। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स ऐसे नहीं लिखा जाता, सिंटेक्स इस तरह से लिखा जाएगा c इक्वल टू n इंटू के, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, असाइनमेंट इधर से इधर होता है, ओके, इधर से इधर नहीं होता है। ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, ये जो वर्क करता है ये लेफ़्ट से राइट की तरफ करता है, इसलिए सी आपको इस तरफ रखना पड़ेगा लेफ़्ट में, और राइट में आप अपनी इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन है n इंटू के जो सॉल्व होके सी में आएगी। क्लियर है? अच्छा, आपको इसको लिखना है कैसे, आपको इस तरह से लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले आप n लिखिए, तो n की वजह से 5 प्रिंट होगा, फिर प्लस करिए, फिर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करिए, स्ट्रिंग इनटू, ये इनटू का सिंबल आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा है, फिर प्लस किया, फिर आप के को प्रिंट कराइए, यानी लूप, तो के आ गया, फिर इक्वल टू है तो फिर प्लस करिए और स्ट्रिंग में इक्वल टू लिखिए, लिख दिया, फिर प्लस करिए, फिर सी को लिखिए। तो देखिए एन आपको क्या देगा 5, स्टार आपको क्या देगा स्टार, के क्या देगा 1 पहली बार, फिर इक्वल टू आपको क्या देगा इक्वल टू, और सी क्या देगा आपको आउटपुट। तो आंसर ऐसे आएगा, सॉरी आउटपुट आएगा इनकी मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, इस तरह से करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर होता है ना, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में लिखा जाता है अगर प्लस, तो वो कॉन्केटिनेट करता है, यानी वो स्ट्रिंग और वेरिएबल को आपस में कॉन्केटिनेट कर देगा, जोड़ देगा उनको आपस में। तो n तो वेरिएबल है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, और जो डबल इन्वर्टिस कॉमास में लिखा जाता है ना स्टूडेंट, जैसे प्लस लिखा है तो ये एजिटेड प्लस ही प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलिए ये तो मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट बताई कि इस तरह का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए इस तरह का, तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट ये लिखनी होगी। अब ये लिखनी कहाँ है, ये लूप के अंदर लिखनी है आपको। आप फॉर लूप लिखिएगा के इक्वल टू 1। नॉर्मली हम कोई भी टेबल प्रिंट कराते हैं तो स्टूडेंट्स को 10 टाइम्स प्रिंट कराते हैं, इसलिए मैं लूप को 10 टाइम्स आइट्रेट करा रहा हूँ। और के प्लस प्लस आप लिख लीजिए, या के इक्वल टू के प्लस 1, 4 तरीके मैंने आपको बताए थे। आप के प्लस प्लस लिख लीजिए, या प्लस प्लस के लिख लीजिए, या के इक्वल टू के प्लस 1 लिख लीजिए, या के प्लस इक्वल टू 1 लिख लीजिए। आप कोई भी तरीका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसकी बॉडी बना लीजिए, ये बॉडी हो गई। अब इस बॉडी में जो मल्टीप्लाई वाली स्टेटमेंट है वो आपको इस तरह लिखनी है, सी इज इक्वल टू एन इंटू के, बस इतना लिखना है आपको। तो n की वैल्यू तो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ये हमारा n है, तो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा। k लूप है तो k की वैल्यू पहली बार 1 है, कंडीशन चेक होगी कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू निकली। अब कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी में आएगा, तो यहाँ पर k की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 आएगी, तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पर n 5 प्रिंट होगा, k 1 प्रिंट होगा, c 5 प्रिंट होगा। अगली बार लूप
रोटेट होगा और के में इंक्रीमेंट होकर के की वैल्यू पहली बार 1 थी, अब 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे चेक करिए, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फिर ट्रू निकली। कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन फिर एग्जीक्यूट होगी, तो n तो 5 ही रहेगा। के की वैल्यू अपडेट हुई है केवल, तो 2 हो गई। 5 2 जा 10, सी की वैल्यू भी अपडेट होकर 10 हो गई। फिर जब आप प्रिंट कराएंगे तो बताइए n क्या प्रिंट होगा 5, के क्या प्रिंट होगा 2 और सी क्या प्रिंट होगा 10। फिर इंक्रीमेंट के लिए जाएगी, अब के की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब आपने 3 को चेक कराया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फिर ट्रू निकली, फिर अंदर आया, यहाँ पे 3 रख लीजिए के की अपडेटेड वैल्यू। 5 3 ज़ा 15, सी भी अपडेट हो गया 15, तो यहाँ पर एन क्या प्रिंट होगा 5, के क्या प्रिंट होगा 3 और सी क्या प्रिंट होगा 15। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये 10 टाइम्स जो लूप है वो आइटरेट होगा और सी की वैल्यू हर बार मल्टीप्लाई में अपडेट होती रहेगी। क्लियर है? चलिए इसको भी इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा। चलिए यूजर से हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, एंटर नंबर, वो हम नंबर हमें एन में मिलने वाला है। ठीक है, अब इस एन को हमें लूप के अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाना है। तो नॉर्मली कोई भी अगर आप टेबल प्रिंट कराते हैं तो उसको 10 टाइम्स ही लेते हैं ना। ये लीजिए हो गया, के इक्वल टू 1, के लेस देन 10 इक्वल टू 10, के प्लस प्लस। अब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है यहाँ पर, जिसमें आप आउटपुट ले रहे हैं, वो है सी। ठीक है, और आपने यहाँ लिख लिया है सी इज इक्वल टू एन इंटू के। ओके, फिर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, सबसे पहले आप एन को प्रिंट कराइए, प्लस इन्वर्टिस कॉमा से स्टार को प्रिंट कराइए, थोड़ा सा स्पेस रख दीजिए, फिर प्लस, फिर के को प्रिंट कराइए, फिर प्लस, फिर इन्वर्टिस कॉमा डबल स्ट्रिंग में इक्वल टू प्रिंट कराइए, फिर आउटपुट सी प्रिंट कराइए। लीजिए हो गया सॉल्व। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आउटपुट है वो आपको लूप के अंदर ही प्रिंट कराना है, क्योंकि अगर आप इसको लूप से बाहर प्रिंट कराएंगे तो जो लास्ट वाली आइट्रेशन होकर आउटपुट आएगा ना 5 10 जब 50, वो ही प्रिंट होगा, क्योंकि आउटपुट बार बार आएगा और बार बार आपको प्रिंट भी कराना है, इसलिए आपको लूप के अंदर लिखना है। देखिए कुछ प्रोग्राम्स में आप देखेंगे कि जो आउटपुट स्टेटमेंट है एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, उसमें आप लूप से बाहर लिख रहे हैं। जैसे फैक्टोरियल वाले केस में हमने लूप से बाहर लिखी थी, क्योंकि फैक्टोरियल जो है वो एक आना, 5 का फैक्टोरियल 120। तो अगर आप ये एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन को लूप के अंदर लिख देंगे तो बार बार आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम्स में केवल एक बार आउटपुट आएगा तो उसमें आप लूप से बाहर प्रिंट कराएंगे, जिसमें बार बार सीरीज में आउटपुट आ रहा है ना, तो वो आप लूप के अंदर प्रिंट कराएंगे। चलिए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये इनपुट लिया है हमने, इनपुट करा है 3, तो देखिए ये आपके सामने 3 का टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा कंपाइल रन करके देखते हैं। एंटर नंबर 5, ये देखिए 5 का फैक्टर, ये 5 का टेबल प्रिंट हो गया है। क्लियर है, समझ में आ गया? ये देखिए इस तरह से आपने एक टेबल प्रिंट कराया। तो ये एक दो प्रोग्राम्स थे जो बहुत ही सिंपल थे। चलिए अब थोड़ा सा लॉजिक वाले बनाते हैं। प्रोग्राम है कि यूज़र से हमें इनपुट लेना है एंटर नंबर, और हमें चेक करना है कि ये नंबर जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है 15, ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ये पता लगाना है। तो स्टूडेंट प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे 7 है और एक 8 है, दोनों का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब देखिए 7 1 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 7 7 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। इसी तरह से 8 1 से डिवाइड होता है और 8 8 से भी डिवाइड होता है। तो दोनों कॉमन चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं और अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन 7 1 और 7 को छोड़कर 2 3 4 5 6 किसी और से डिवाइड हुआ क्या? 7 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा? नहीं होगा, किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा, केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये हमारा प्राइम नंबर है, इट इज़ प्राइम, ये प्राइम नंबर है। 8 के केस में 2 से 3 4 5 6 7 1 को और 8 को छोड़कर क्या 8 किसी और से डिवाइड हो रहा है? यस, 2 से डिवाइड हो रहा है।
4 से भी डिवाइड होगा, लेकिन हमें आगे नहीं जाना, हमें सिर्फ ये देखना है कि डिवाइड हुआ नहीं, जहाँ भी पहली बार डिवाइड होगा वहीं पर हमें अपने लूप को टर्मिनेट कर देना है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की जो आपकी लॉजिक बना वो ये है कि किसी भी नंबर को, कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, जैसे 15 मैंने ले लिया, तो हम क्या करें, 15 को 1 से डिवाइड ना करके और 15 से डिवाइड ना करके इसके बीच की जो रेंज है डेट इज़ 2 से लेके 14 तक हम 15 को डिवाइड करके देखें। यानी कि 1 को इग्नोर कर दें, यानी कि लूप जो मैं स्टार्ट करूँगा वो मैं k इक्वल टू 1 से स्टार्ट ना करके k को 2 से स्टार्ट करूँ, 1 को इग्नोर कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी, और 15 के केस में जब 15 नंबर लिया है तो ये n नंबर है ना, n नंबर को यानी 15 को भी इग्नोर कर दूँ, तो मैं लूप कहाँ से कहाँ तक चलाऊँगा, n-1 तक, ठीक है। और k प्लस प्लस ये मैं लूप लिखूँगा। तो इस टाइम लूप मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, और n-1 यानी 15-1 यानी 14, तो लूप मेरा 2 से लेके 14 तक, मैं यहाँ लिख देता हूँ 15-1 दैट इज़ 14, तो लूप मेरा 2 से लेके 14 तक चलेगा। अब मैं 2 से 14 तक की जो ये रेंज बनी है, इस रेंज के थ्रू 15 को डिवाइड करके देखूँ, यानी कि मैं 15 को इस रेंज में डिवाइड करके देखूँ 2 से 14, तो देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही 3 से डिवाइड होगा मुझे वहीं पर लूप को ब्रेक कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमें लॉजिक लिखना है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो लूप चलता रहेगा, और डिवाइड हो गया तो लूप को रोक दिया जाए, ये हमारा लॉजिक बनेगा। चलिए इस इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो n हमने एक नंबर लिया है 7, ओके। चलिए इनिशियली मैंने एक k ले लिया है इंटीजर टाइप लूप के लिए, ओके, और एक मैंने n ले लिया है यूजर से इसमें इनपुट ले रहा हूँ, और एक मैं बुलियन वेरिएबल ले रहा हूँ, बुलियन bn, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने फॉल्स रख ली है। एक बुलियन वेरिएबल लिया है, एक k लिया और एक n लिया है, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया और n मेरा 7 है, तो मैंने यहाँ लिखा k इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे 7 को अगर डिवाइड करके देखना है तो 1 को इग्नोर कर देना है और 7 को इग्नोर कर देना है, तो रेंज बची 2 से लेके 6 तक। तो मैंने यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है ना, वो कंडीशन यही लिखने जा रहा हूँ, k इक्वल टू 2, k को कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 2 से, और कहाँ तक ले जाना है मुझे, 6 तक। तो मैंने यहाँ लिखा k लेस देन, या तो n लिख दीजिए, लेस देन n लिख दीजिए, n की वैल्यू 7 है, लेस देन n तक चलेगा तो 6 तक चलेगा, या n माइनस k इक्वल टू n-1 लिख दीजिए, बात तो एक ही है ना। तो आप k लेस देन n भी लिख सकते हैं। फिर आपने लिखा k प्लस प्लस। तो अगर आपसे कोई पूछे इस लूप की जो आइट्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, तो आप क्या बताएंगे, ये स्टार्ट होगा 2 से, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये हमारी k की चाल होगी, आइट्रेशन होगी। इस आइट्रेशन को हम कंडीशन में ले जाते हैं, एक इफ लगाते हैं और यहाँ पर n को लिखते हैं, और n को मॉडुलस करके देखते हैं k से, क्या हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि n की वैल्यू क्या k से डिवाइड हो रही है। n हमारा क्या है 7, k फर्स्ट टाइम क्या आएगा यहाँ पर 2, तो क्या 7 2 से डिवाइड हुआ, डिवाइड तो हो जाएगा, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, डिवाइड नहीं हुआ। फिर मैंने 3 से डिवाइड करके देखा, क्या 7 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 5 से होगा, नहीं होगा, 6 से होगा, नहीं होगा। तो 7 हमारा रेंज में किसी से डिवाइड नहीं हुआ। अब लूप से बाहर हमें डिसीजन लेना है, प्रिंट कराना है कि वो प्राइम है कि नहीं। इसी चीज़ के लिए मैंने यूज़ किया था इस बुलियन वेरिएबल का, मैंने बुलियन वेरिएबल फॉल्स डिक्लेयर कर रखा है ना, फॉल्स, इनिशियली फॉल्स है हमारा बुलियन वेरिएबल। मैंने यहाँ पर बुलियन वेरिएबल को ट्रू कर लिया है। अब ये ट्रू कब होगा स्टूडेंट, जब हमारी n की वैल्यू k से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देगी, तब बुलियन वेरिएबल ट्रू होगा।
और मैं लूप को वहीं के वहीं ब्रेक करूँगा, रोक दूंगा। अब हमारे 7 वाले केस में जिसमें हमने n की वैल्यू 7 ली है, क्या ये 7 हमारा 2 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से डिवाइड हुआ? किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। तो ये जो कंडीशन मैंने इफ़ की लिखी है, ये कभी ट्रू हो ही नहीं, ये हमेशा फॉल्स ही रही। ठीक है, जिससे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। लूप की बॉडी अगर एग्जीक्यूट होगी तभी तो हमारी बुलियन वैल्यू ट्रू होगी, लूप ब्रेक होगा। सही बात है, जब इफ़ ट्रू होगी। इफ़ में जो कंडीशन बन रही है वो हमेशा फॉल्स रही। के को जब मैंने एन को, एन यानी 7 को मैं के से डिवाइड कर रहा था, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो वो कभी डिवाइड हुआ ही नहीं। तो हमारा जो बुलियन वैल्यू था वो इनिशियली फॉल्स था, वो फॉल्स ही रहेगा, वो कभी अपडेट होकर ट्रू हुआ ही नहीं। तो लूप से बाहर मुझे बस यही चेक करना है कि इफ़ हमारी जो बुलियन वैल्यू है क्या वो इक्वल टू फॉल्स है, क्या वो फॉल्स है? तो इनिशियली फॉल्स रख रखी है, हाँ वो फॉल्स ही रही, वो चेंज हुई नहीं अंदर, वो ट्रू कभी हुई नहीं, तो फॉल्स है। तो आपने यहीं प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर वो फॉल्स है तो उसका मतलब है वो कभी भी डिवाइड नहीं हुआ, एन डिवाइड नहीं हुआ, तो हमने प्रिंट करा दिया प्राइम। और अगर वो डिवाइड हो जाता तो बुलियन वाली वैल्यू फॉल्स की जगह ट्रू हो जाती। तो हम एल्स वाले पार्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नॉट प्राइम प्रिंट करा देते हैं, नॉट प्राइम। चलिए ये मैं आपको एक नॉट प्राइम का भी केस बताता हूँ। इस वाले केस में तो हमारी बुलियन वैल्यू फॉल्स है, तो हमारा प्रिंट हो गया प्राइम, और 7 हमारा प्राइम नंबर होता है। अब आप इस 7 की जगह आप इसको 9 लेके चलिए, 9। तो हम 9 की केस में क्या करेंगे? 1 को इग्नोर करना है, हाँ जी। 9 को भी इग्नोर करना है, बिल्कुल। तो रेंज बनाएंगे हम 2 से लेके 8 तक की। तो 2 से n तक वैल्यू चल रही है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इनिशियल वैल्यू बुलियन हमने कहाँ रख ली है? फॉल्स। और k को हमने 2 रख लिया है, n हमारा 9 आएगा। लेस देन 9 का मतलब हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लूप ये चलेगा। अब आप यहाँ पे 9 रखिए और इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। अगली बार k की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर लूप में 3 हो जाएगी। क्या 9 3 से डिवाइड हुआ? हाँ जी, हो गया। 3 3 जा 9, रिमाइंडर विल बी 0। तो बस कंडीशन ट्रू होते ही आप इफ़ के अंदर आ गए। इफ़ के अंदर आती है आपने बुलियन वैल्यू को अपडेट कर दिया ट्रू से। अब बुलियन वैल्यू में फॉल्स नहीं है, अब बुलियन वैल्यू ट्रू हो चुकी है और लूप ब्रेक हो गया है। लूप ब्रेक हो गया, यहीं पर लूप टर्मिनेट हो गया, यानी कि आप लूप से बाहर आ गए। लूप से आप बाहर आ गए। जब आप लूप से बाहर आए तो बुलियन वैल्यू क्या आपको फॉल्स मिलेगी? नहीं, फॉल्स नहीं मिलेगी। तो आप एल्स वाले पार्ट में जाओगे। एल्स वाले पार्ट में आपने प्रिंट करा दिया नॉट प्राइम। तो देख लीजिए 9 हमारा नॉट प्राइम नंबर है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है ही नहीं क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है। समझ में आ गया? चलिए अब इसमें कुछ चेंजेस और करते हैं जिससे कि हमारी प्रोग्राम की जो आइट्रेशन है वो कम हो जाए। जैसे स्टूडेंट मैं एक नंबर लेके चल रहा हूँ, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमारा 7 का केस है कि 7 में हम 1 को इग्नोर कर देंगे और 7 को खुद को इग्नोर कर देंगे, तो रेंज बनेगी 2 से लेके 6। अब स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बता के चलूँ कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो अपने आधे तक डिवाइड होता है, फिर उसके बाद वो कभी डिवाइड होगा ही नहीं। जैसे 20 है, 20 लास्ट टाइम कब डिवाइड होगा किसी नंबर से? वो 10 होगा, 10 के बाद तो 20 डिवाइड होगा ही नहीं। ऐसी 40 है, 40 लास्ट टाइम कब डिवाइड होगा? 20 से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो अपने आधे तक डिवाइड होता है, आधे के बाद तो कभी डिवाइड होता ही नहीं। 100 है, आखिरी बार कब डिवाइड होगा? 50 तक, 50 के बाद तो डिवाइड होगा ही नहीं। अब सोच के चलो कि अगर मैं यहाँ पर एक 100 वैल्यू ले लूँ तो मैं लूप 1 को इग्नोर कर दूंगा और 100 को इग्नोर कर दूंगा, तो रेंज कहाँ से बन रही है? 2 से लेके 99 तक बन रही है, नहीं बन रही? तो लूप 2 से लेके 99 तक चलेगा ना, 2 से 99 तक चलेगा। लेकिन 50 पे तो आखिरी बार डिवाइड हो रहा है ना, उसके बाद तो लूप बेकार जाएगा ना आगे।
डिवाइड नहीं हो रहा तो बेकार जा रहा है ना वो आगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंडीशन लिख देंगे कि k को लेस देन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 तक चला, यानी कि n जो भी मैं नंबर इनपुट करूँ, अब कुछ भी हो सकता है नंबर, उस नंबर के आधे तक चला। कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो अपने आधे तक डिवाइड होता है, आधे के बाद तो कभी डिवाइड होगा ही नहीं। अब जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर 8 नंबर ले लूँ, 8, तो लूप कहाँ तक चलेगा, केवल 4 तक, है ना, क्योंकि 4 के बाद तो डिवाइड होना ही नहीं, तो लूप को भी वहीं तक चलाया हमने, जिससे कि आइट्रेशन कम हो जाए। क्लियर है? चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। चलिए एक नंबर हम यूजर से इनपुट ले ही रहे हैं, ठीक है, वो नंबर हमारे पास n है, ये लीजिए, ये n नंबर है जिसको हमें प्राइम नंबर सर्च चेक करना है वो प्राइम है कि नहीं। तो स्टूडेंट मैंने एक बुलियन वैल्यू भी डिक्लेयर कर ली है bn, जो इनिशियली मैंने फॉल्स रख लिया है। अब मैं फॉर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो फॉर लूप को मैंने एक के डिक्लेयर करा है जो 2 से स्टार्ट होगा, फिर मैंने यहाँ लिखा है के लेस देन n चला रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो चाल है लूप की वो एक्स्ट्रा क्यों बनेगी। तो के स्टार्ट होगा 2 से, लेस देन n चलेगा। अब मैंने यहाँ पर इफ़ लगाया है, इफ़ में मैंने कंडीशन लगा दी है कि अगर के n की वैल्यू को मैं मॉडुलस करूँ k से और रिजल्ट मेरे पास 0 आ रहा है, k जो है वो लूप है, n जो नंबर हम चेक कर रहे हैं, तो बुलियन वैल्यू हमारी ट्रू हो जाए और लूप हमारा यहीं कि यहीं ब्रेक हो जाए। ये कंडीशनल ब्रेक है। कंडीशनल ब्रेक मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्रेक कर देगा, इस लूप को ब्रेक कर देगा, रोक देगा, टर्मिनेट कर देगा। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो जो कंडीशन हमने लिखी है यहाँ पे जाके ब्रेक होगा। मतलब ये जो है ये मेच्योर है, ये मेच्योरिटी है, जब के की वैल्यू लेस देन n से ग्रेटर होगी तभी रुकेगा। ये मेच्योर है, ये प्री मेच्योर है, ठीक है। ये कंडीशनल ब्रेक है, इस कंडीशन के ट्रू होने पे ब्रेक हो जाएगा। और अगर यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये इस वाली कंडीशन पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लूप से बाहर आ जाइए स्टूडेंट, इसमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर लें, है ना। हर तरह से हमें प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं बुलियन वैल्यू को चेक करता हूँ, अगर बुलियन वैल्यू इक्वल टू मुझे फॉल्स मिलती है तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो कॉलन। क्वेश्चन मार्क में मैंने प्रिंट करा दिया प्राइम और कॉलन में हम लिख दिया नॉट प्राइम। देखिए बन गया हमारा सिंगल लाइन, इन लाइन बन गया ना। अब बुलियन वैल्यू अगर फॉल्स आएगी तो ये प्राइम प्रिंट करेगा, नहीं तो नॉट प्राइम प्रिंट करेगा। इसे ये तो आपको सजेशन देता है, इसको आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम अपनी ना आइट्रेशंस को भी चेक करेंगे कि जो हमारा लूप चल रहा है ना वो कितनी बार चल रहा है। तो इसमें ना मैं के की वैल्यू को भी प्रिंट करा के दिखाना चाहता हूँ कि जो के है वो हमारा कितने टाइम्स क्या कहते हैं, मतलब आइट्रेट हुआ, उसकी चाल कितनी बन रही है। चलिए और आंसर जो है वो नीचे प्रिंट करा लेते हैं एस आउट, ये हमारे साथ न्यू लाइन के साथ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट लिख देते हैं, फिर रिजल्ट, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, /n रिजल्ट। चलिए अब आपने यहाँ पे कंपाइल किया, अब ये एक नंबर मुझसे इनपुट लेगा 15, ठीक है। तो लूप देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 और 3, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 3 से डिवाइड हो गया ना 15, तो बस रुक गया, ब्रेक हो गया और आंसर आ गया नॉट प्राइम, ठीक है। चलिए अब दोबारा एक बार कंपाइल करिए। अब मैंने इनपुट लिया 23, अब देखिए लूप कहाँ से कहाँ तक गया है, 2 से लेके 22 तक, क्योंकि 23 डिवाइड हुआ ही नहीं। तो लूप की चाल देखो ना, 2 से लेके 22 तक बन रही है। लेकिन अगर सोच के देखिए 23 अगर डिवाइड मान के चलिए हो जाता है तो 23 अपने हाफ तक जो डिवाइड होगा, तो ये चाल आपकी फालतू जा रही है ना। अब देखिए मैं इसको कैसे सही करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर दिया, यानी लूप जो चलेगा वो अपने आधे तक ही चलेगा, उसके बाद चलेगा ही नहीं। चलिए यही एग्जांपल दोबारा से मैं यहाँ पे 23 लिखता हूँ, पिछली बार 22 तक गया था लूप, अब देखिए लूप केवल 11 तक गया, आधे तक गया ना उसके बाद जाएगा ही नहीं। तो ये आपने आइट्रेशंस कम कर दी, रिजल्ट आपके सामने प्राइम ही आ रहा है। और ये कभी आपको ऊपर वाला पार्ट प्रिंट थोड़ी कराना है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इस तरह से हमने किया है,
चेक किया है कि हमारी आइट्रेशंस कम हुई कि नहीं हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्राइम और नॉट प्राइम का एग्जांपल। ये पूछा जाता है आपसे, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। चलिए इसी तरह से एक कवर करते हैं हम, एक वाइल लूप का एग्जांपल कवर करते हैं, हमारे फॉर लूप कहते हैं। एग्जांपल है कि आपसे एक नंबर इनपुट लिया जाएगा, एंटर नंबर। नंबर आपने लिखा 246, मुझे इसको रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना है इस नंबर का, तो आंसर आना चाहिए 642। अब इसको रिवर्स कैसे करेंगे, चलिए मान के चलिए ये मेरा एन नंबर है 246, मैंने यहाँ पर एक वाइल लूप लिखा, ओके, ये वाइल लूप है। अब आप इस एन को इस वाइल लूप में कंडीशन में इस तरह से लिखिए कि एन, जो आपका एन नंबर है, इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक एन इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, एन इज नॉट इक्वल टू 0, अब बताइए क्या एन नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि वो 246 है, और 246 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। ठीक है, एक वेरिएबल बी ले लीजिए, एक वेरिएबल सी ले लीजिए। ठीक है, इनिशियली कुछ इनको डिक्लेयर कर लीजिए, जैसे 0 रख लीजिए, नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। अब आप लिखेंगे b इक्वल टू n मॉडुलस 10। ओके, अब n की वैल्यू 246 है और आप इसको 10 से मॉडुलस कर रही हैं, तो 10 2 जा 20, 4 रिमाइंडर है, कैरी किया 6, और 4 जा 40, तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 6 और क्वोशंट बचा हमारे पास 24। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास 6 है, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 आई है। अब मैंने c को लिखा है c इंटू 10, c इंटू 10। अब c की इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, 0 इंटू 10 0 प्लस b, b की वैल्यू 6 है, तो 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 6 इज 6, तो c की अपडेटेड वैल्यू अब 6 हो गई है, ये ध्यान रखिएगा, c अब 6 हो चुका है। फिर आपने यहाँ पे लिखा n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, डिवाइड। ओके स्टूडेंट, रिमाइंडर जो है वो मॉडुलस के साथ जाता है, क्वोशंट हमारा डिवाइड में जाता है, तो n को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 24 हो जाएगी, क्योंकि क्वोशंट मिलेगा ना आपको 24। अब इसके लो के ऊपर चलिए, अब यहाँ से 24 आया है, 24 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फिर ट्रू निकली, फिर कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आ जाइए। अब यहाँ पर 24 रखिए और मॉडुलस करिए 10 से, यानी कि अब आप यहाँ पर 24 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 2 जा 20, रिमाइंडर हमारे पास 4 है और क्वोशंट हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर रिमाइंडर की बात होगी, है ना, तो रिमाइंडर आपको क्या मिलने वाला है, 4। ठीक है, अच्छा अब पिछली बार जो c की वैल्यू जो आई थी अपडेट होकर वो 6 हो गई थी, 0 को रिप्लेस करके 6 इंटू 10 60 प्लस 4 64, अब c की वैल्यू अपडेटेड 64 हो चुकी है। n को आप डिवाइड करेंगे 10 से, यानी कि n जो है हमारा 24 है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो n आपको 2 मिलेगा, यानी कि n अब अपडेट वैल्यू के साथ 2 हो चुका है। फिर ऊपर चलिए, अब आप यहाँ पर 2 को चेक करिए, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फिर ट्रू निकली, फिर आप अंदर आ गए लूप में और आपने इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करा, 2 मॉडुलस 10, 2 मॉडुलस 10 करेंगे तो आपके पास 2 ही आएगा। अच्छा, ये मैंने जो हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर स्मॉल वैल्यू को डिवाइड करेंगे लार्ज वैल्यू से, स्मॉल वैल्यू डिवाइड बाय लार्ज वैल्यू तो 0 आएगा, और अगर आप स्मॉल वैल्यू को डिवाइड करेंगे, मॉडुलस करेंगे लार्ज वैल्यू से, तो रिटर्न में आपको स्मॉल वैल्यू ही मिलेगी। तो आपने 2 को 10 से डिवाइड मॉडुलस कराया तो आपको 2 ही मिलेगा, तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और c की अपडेट वैल्यू 64 थी पिछली बार जो याद है, तो 64 इंटू 10 640 प्लस 2 642,
अब सी की अपडेटेड वैल्यू 642। एन को अगर आप डिवाइड करेंगे, बताया ना, ये देखिए स्मॉल डिवाइड बाय लार्ज तो जीरो आएगा, एन की वैल्यू जीरो हो चुकी है। फिर जब ये वापस चेक होने के लिए जाएगी कंडीशन में, तो जीरो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, अब जीरो जीरो के इक्वल है, यहाँ पर कंडीशन जीरो होने पर फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही आप लूप से बाहर हैं, और लूप से बाहर आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जब आप सी को प्रिंट कराएंगे तो सी की जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू थी वो थी 642, तो आंसर आ गया 642। देख लीजिए रिवर्स हो गया, 246 का 642 हो गया। ये रिवर्स करने का तरीका है नंबर को। अभी रिवर्स वाला प्रोग्राम कहाँ यूज होता है, जैसे आपको किसी नंबर को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जो उल्टे सीधे एक समान होते हैं, जैसे 242, अब इसका रिवर्स भी करोगे तो 242 आएगा, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो इस तरह की चीज़ों में चेक करने के लिए हम रिवर्स का यूज़ करते हैं। चलिए नंबर चेक करें। चलिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हमें ये चेक करना है कि हमारे नंबर का रिवर्स क्या है, और जो रिवर्स है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो आप इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए बी, एक सी को इनिशियल वैल्यू जीरो आपको रखनी है, और एक एक्स ले लीजिए, एक्स में आप कॉपी कर लीजिए एन की। अब ऐसा क्यों किया है मैंने, एक्स को कॉपी क्यों कराया एन, वो इसलिए कराया है कि जब लूप के अंदर हम एन को लेके चलेंगे, जैसा आपने यहाँ चेक करा, तो एन जो है वो धीरे धीरे एक एक करके कम होता चला जाए, लास्ट में एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अब अगर मैं एन को कंपेयर करूं रिवर्स वाले नंबर से, रिवर्स हमारे पास सी में है ना, अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करूं तो ये 642 है, तो ये 246 नहीं, ये तो जीरो हो चुका है ना। तो अब आप पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे, पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जो ओरिजिनल नंबर का रिवर्स होता है। ओरिजिनल नंबर हमारा 246 था, लेकिन एन में ही हमने लूप चलाया तो वो जीरो हो गया, क्योंकि एन को हम डिवाइड कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो कम होता चला गया ना उसका। तो इसलिए हम एन की एक डुप्लीकेट वैल्यू करके रख लेंगे एक्स में, और जो भी लॉजिक लगाएंगे वो एक्स पे लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर वाइल लिखा है, अब मैंने यहाँ पर, आपको याद हो मैंने अभी पीछे एन इज नॉट इक्वल टू जीरो रखा था, अब एन की जगह आप एक्स रख लो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि एन की आपने डुप्लीकेट वैल्यू एक्स में रख ली है। बस अब आप वही फॉर्मूला लगाइए, बी इक्वल टू एक्स मॉडुलस 10, फिर लिखिए सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो भी ये काम करेगा, इक्वल प्लस बी, फिर x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10 लीजिए, ये पूरा प्रोग्राम हो गया। अब x की वैल्यू वही मान के चलिए हमने 246 लिखी है, तो 246 इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है, और ये सबसे पहले उसको मॉडुलस करेगा तो हमारे पास 6 आएगा, c इंटू 10 यानी कि 0 इंटू 10 जीरो प्लस 6, तो c की वैल्यू 6 हो जाएगी, x डिवाइड बाई 10 246 का 24 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको मैंने अभी समझा दिया। अब आपके पास जो अपडेटेड वैल्यू है जो रिवर्स होके आई है वो सी में है, तो आप यहाँ पर प्रिंट करा के देख लीजिए सी को, ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट करा लीजिए। सबसे पहले आपने लिखा एस आउट, और जो आपके पास ओरिजिनल था, ओरिजिनल वैल्यू जो थी आपके पास वो आपके पास एन में है। ओके चलिए, और जो आपके पास रिवर्स वैल्यू है वो आपके पास सी में है। ठीक है, चलिए पहले इसको चेक करें, ओरिजिनल और रिवर्स को। चलिए ये नंबर रखा मैंने 246, आंसर आया 642, रिवर्स होके बिल्कुल सही आंसर हमें मिल रहा है। अब चेक करना है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो आपने यहाँ पर इफ़ लगाया और आपने यहाँ पर चेक कराया, रिवर्स वैल्यू आपके पास सी में है और ओरिजिनल वैल्यू आपके पास एन में है, तो आपने सी और एन की कंपैरिजन करी कि क्या वो दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो आपने प्रिंट करा दिया पैलिंड्रोम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपने एल्स वाले पार्ट में प्रिंट करा दिया नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। ओके, ये देखिए, चलिए रन करिए एक बार, अब आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। आपने लिखा 242, देखिए 242 का रिवर्स भी 242 है, तो नंबर आपका पैलिंड्रोम है। दोबारा रन करके देखिए, आपने नंबर डाला 259,
रिवर्स हो क्या है 9852 नॉट पेरेंट। ओके, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आउटपुट 1221। देखिए ये हमारा पैलेंड्रोम, कितने डिजिट का आप नंबर रख सकते हैं जो इंटीजर की रेंज में हो, तो ये आपको आउटपुट चेक करा देगा। तो ये वाइल लूप का यूज़ करा। अब स्टूडेंट यही अगर हमसे कह दिया जाता है कि वाइल की बजाय आपको डू वाइल से करना है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं स्टूडेंट, इस वाइल वाला जो कंडीशन है इसको यहाँ से कट करिए और इसको नीचे ले जाइए, जहाँ पर आपने लूप की बॉडी क्लोज कर रखी है वहाँ पर आप कंडीशन लिख दीजिए और यहाँ पर आप डू लिख दीजिए। बस इतना करना है। अब स्टूडेंट ये डू वाइल से बन गया है। अब ये प्रोग्राम डू वाइल से है। देखिए कंपाइल करिए, ये कंपाइल हो जाएगा। रन करके देखते हैं। नंबर हमने रखा 3698। देखिए नॉट पैलेंड्रोम, रिवर्स आया 8963। दोबारा एक बार कंपाइल करिए, अब के रखिए 2442। देखिए पैलेंड्रोम। क्लियर है? समझ में आ गया वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है? चलिए, तो ये आपने एक वाइल और डू वाइल का भी एग्जांपल कवर किया। अब जैसे स्टूडेंट एक प्रोग्राम है जिसमें हम आपको ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करके दिखाते हैं। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों में पहले आपको डिफरेंस समझा देते हैं। देखिए दोनों कंडीशनल हैं। ब्रेक जो है वो लूप को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है, और जो कंटिन्यू है वो लूप की जो आइट्रेशन है उसको स्किप कर देगी, स्किप कर देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने एक फॉर लूप लिखा है, आप किसी भी में वाइल में डू वाइल में कहीं भी लगा सकते हैं। k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 10, k प्लस प्लस। अब आपको पता है अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर k को प्रिंट कराऊँ इस टाइम, तो k की जो आइट्रेशंस हैं वो प्रिंट होती चली जाएंगी। तो आंसर क्या मिलने वाला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूँ, इफ़ लिख दूँ, और यहाँ लिखूँ कि जैसी k की वैल्यू 6 हो, जैसी k की वैल्यू 6 हो उसी टाइम ये ब्रेक हो जाए, ये लूप ब्रेक हो जाए, तो मैंने इसकी बॉडी बनाई और उसमें लिख दिया ब्रेक। तो स्टूडेंट ये कंडीशनल ब्रेक है। अब आउटपुट ये नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले k की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, कंडीशन 1 इक्वल टू 6, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार k की वैल्यू 2 आएगी, तो क्या 2 इक्वल टू 6 के है? नहीं है, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो 2 भी प्रिंट हो गया। फिर 3 आई, 3 भी 6 इक्वल नहीं है, प्रिंट हो गया। फिर 4 भी इक्वल नहीं है 6 के। फिर 5 भी इक्वल नहीं है 6 से। जब 6 आया तब ये यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो बस आंसर 1 से लेके 5 तक ही प्रिंट होगा। अगर आप बीच में कॉमा लगाएंगे यहाँ पर तो एक कॉमा भी आ जाएगा, ठीक है, ये प्रिंट होगा। ब्रेक का मतलब है वो आपके लूप को परमानेंटली टर्मिनेट कर देगा, लूप से बाहर आ जाओगे आप ब्रेक होते ही, कंडीशंस, तो इसे कंडीशनल ब्रेक कहते हैं। अब कंटिन्यू के केस में देखिए यहाँ ब्रेक नहीं होगा, मैं सेम प्रोग्राम लिख रहा हूँ, k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 10, k प्लस प्लस। ओके, ये लीजिए, और आपने यहाँ लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट k, तो अभी आउटपुट 1 से लेकर 10 तक मिलने वाला है। लेकिन आपने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि इफ़ k इक्वल टू 6, k की वैल्यू अगर 6 है तो कंटिन्यू, कंटिन्यू और ब्रेक दोनों रिजर्व कीवर्ड है। अब ये कंडीशनल कंटिन्यू है। अब इसमें क्या होगा? वही चीज़, k की वैल्यू पहली बार 1 है, क्या वो इक्वल टू 6 है? नहीं है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, आंसर 1 प्रिंट हो गया। फिर k की वैल्यू 2 ही हुई, तो 2 भी इक्वल नहीं है 6 के, तो प्रिंट हो गया। फिर 3 हुई, 3 भी प्रिंट हो गया। फिर 4 हुई, 4 भी प्रिंट हो गया। फिर 5 हुई, 5 भी 6 इक्वल नहीं है, प्रिंट हो गया। जब 6 हुई तो यहाँ कंडीशन आपकी मैच कर गई ना, तो ये इफ़ के अंदर गया। और कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब है यहीं से लूप को दोबारा से कंटिन्यू कर देगा।
तो ये नीचे वाली स्टेटमेंट पे आया ही नहीं, यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। अब के की वैल्यू 7 पे आएगी, तो 6 प्रिंट ही नहीं हुआ, 7 आ गया। 6 वाला मतलब आप कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि जो के की 6 वाली मतलब छठी चाल है वो स्किप हो गई, उसके लिए कोई भी काम नहीं हुआ लूप के अंदर, वो स्किप हो गई। फिर 8 9 10, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 में छठी चाल जो है वो मिस है। 1 से 5 चलेगा, 7 से 10 चलेगा, 6 नहीं चलेगा, और यहाँ पर 6 पे टर्मिनेट ही हो गया है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ब्रेक का तो यूज हमने देखा ही था, किसमें, प्राइम नंबर हमने देखा था ना इसका यूज। चलिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल आपको इंडिविजुअली करके भी दिखा देते हैं, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज हो जाए। ये देखिए प्रोग्राम है, जो नंबर मैं n में इनपुट करूंगा ना वहां पे जाके लूप रुक जाए, n नंबर पे मेरा कंडीशन जो है वो टर्मिनेट करने की है, जो भी n नंबर होगा, k लेस देन इक्वल टू 20 k प्लस प्लस। चलिए अब ये लूप जो है k इक्वल टू 1 k लेस देन 20 k प्लस प्लस। अब मैंने यहाँ पर इफ लगाया और यहाँ लिखा कि क्या k इक्वल टू n के है, k की चाल जो चलेंगे हम 1 2 3 4 वो कभी n से मैच करेगी, अगर n से मैच करेगी तो वहीं पे ब्रेक हो जाए, और नहीं तो एस आउट, आप k को प्रिंट करा लीजिए, और ये कॉमा लगा दिया बीच में, ठीक है। चलिए ये प्रिंट हो गया। अब आप चेक करिए, k को 1 से 20 तक जाना है, अगर n कहीं पर मैच कर गया तो ब्रेक होगा, मैच नहीं करा तो ब्रेक नहीं होगा, फिर 20 पे जाके रुक जाएगा। चलिए आपको एग्जांपल कंपाइल और रन करके दिखाते हैं। अब बताइए मैंने नंबर लिखा है 25 और लूप जो चलेगा वो 1 से लेके 20 तक चलेगा, तो क्या k की जो आइट्रेशन है, चाल है 1 2 3 4 5, क्या वो 25 से कभी मैच होगी? नहीं होगी ना, तो लूप हमारा ब्रेक होगा ही नहीं, वो 20 पे जाके अपने आप रुकेगा। देखिए 20 पे अपने आप रुक गया, ये न्यू लाइन पर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ln लगा दिया है। अब ln हटा दीजिए। चलिए दोबारा एक बार कंपाइल और रन करिए। ये देखिए मैंने इनपुट करा 25, तो देखिए 20 पे जाके अपने आप रुक गया, बीच में ब्रेक नहीं हुआ। ओके, अब की बार मैं ऐसी वैल्यू रखूंगा जो बीच में कहीं मैच करेगी, मैंने लिखा 12, तो क्या k जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रहा है, क्या k की वैल्यू कभी n से मैच करेगी? हाँ 12 पे मैच करेगी, तो देखिए 12 पे रुक गया, 12 के बाद आगे नहीं चला। ये है कंडीशनल ब्रेक, ये हमारा कंडीशनल ब्रेक है, ठीक समझ गए आप। अब अगर मैं ब्रेक की जगह यहाँ पे कंटिन्यू लिख दूं तो क्या होगा, अब जहां भी मैच करेगी वो वाली चाल स्किप हो जाएगी और आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ये देखिए दोबारा देखिए कंटिन्यू के साथ, कीवर्ड है दोनों 12, तो देखिए 12 वाली जो चाल है वो नहीं आई, देख लीजिए 11 के बाद 13, तो मान के चलिए 12 के लिए जो एग्जीक्यूट होना था, जो भी प्रोसेस होना था वो नहीं होगा, वो कंटिन्यू कर जाएगा, स्किप कर देगा। क्लियर है, तो ये होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज हम करते हैं। कोई डाउट? चलिए आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं जिसमें हम यूज करते हैं कि मुझे एक परफेक्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है? परफेक्ट नंबर। अब बात होती है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है स्टूडेंट। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके डिवाइजर का सम नंबर के इक्वल आता है। जैसे 6 है, 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है जिनसे 6 डिवाइड हो जाता है, अपने आप को छोड़कर। 1 से होता है, 2 से होता है और 3 से होता है, अपने आप को छोड़ना है, 6 को नहीं लेना। अब इनका सम करो, 1 + 2 + 3 क्या आएगा, इनका अगर मैं सम कर दूं तो क्या आएगा 6। नंबर भी 6 है, नंबर के जो डिवाइजर हैं उनका भी सम 6 है, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर है। 8 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, अपने आप को कंसिडर करना नहीं। अब अगर मैं इनका सम करूं तो ये आंसर आया 7,
तो क्या जो डिवाइजर का सम है 7 कि वो क्या नंबर के इक्वल है? नहीं है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए 28। 28 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है और 14 है। ये वो नंबर हैं जो 28 को डिवाइड कर रहे हैं। 1 + 2 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28। तो 28 हमारा परफेक्ट नंबर है। तो ये हमने परफेक्ट नंबर की लॉजिक लिखा है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? देखिए, मैंने यहाँ लिखा फॉर k = 1, k लेस देन, अब कोई भी नंबर अगर डिवाइड होगा तो अपने आधे तक डिवाइड होगा, ये आप लोगों को पता ही है। तो मैंने लिख दिया k = n / 2 और k ++। अच्छा जी, अब देखिए, अब मुझे डिवाइजर का सम लिखना है, तो मैंने एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसको इनिशियली 0 रख लिया है। एक मैंने n डिक्लेयर कर रखा है, एक k डिक्लेयर कर रखा है। k में मेरा लूप चल रहा है, n वो वैल्यू है जो हमने यूजर से इनपुट ली है, जिसको हमें चेक करना है वो परफेक्ट है कि नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि इफ़ n की वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करूँ k से और वो == 0 आ जाए, यानी उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उसका मतलब क्या है स्टूडेंट? n की वैल्यू को अगर मैं k से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसका मतलब वो डिवाइड हो गया है। तो मैंने यहाँ लिख दिया सम = सम प्लस n, सॉरी n नहीं, k डिवाइजर है ना, n का डिवाइजर कौन है? k है। तो k का सम कर लो। अब देखो, n की वैल्यू अगर मैं एक वैल्यू लेके चलूँ 6 और k की वैल्यू 1 रखूँ, क्या 6 1 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो सम की वैल्यू क्या है? इनिशियली 0 और k की वैल्यू है 1, तो 0 + 1 1। अगली बार k की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2। क्या 6 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो सम की वैल्यू जो अपडेटेड है वो 1 है और k की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई है। 2 + 1 3। चलिए, अगली बार k की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3। क्या 6 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो k की वैल्यू 3 है और सम की वैल्यू अपडेटेड भी 3 है। 3 + 3 = 6। बस, लूप कहाँ तक चलना था? आधे तक चलना था। अगर मैं n की वैल्यू 6 रख रहा हूँ और डिवाइड बाय 2 करूँ तो 3 तक लूप चलना था, तो k की 3 चाल चल गई। हो गया ना? क्लियर है? कोई डाउट? ये बन गया। अब इसी में अगर आप चाहें तो वैसे आपको समझाने के लिए वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर आपने इसके नीचे कोई कंडीशन लिखी होती, मतलब कुछ चीज़ लिखी होती, तो आप उसको यहाँ पर कंटिन्यू करा सकते हैं। आपने कहा ये वाला पार्ट कब यूज़ होगा? कंटिन्यू। अब बताता हूँ, देखिए कंटिन्यू के केस में अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। और नहीं तो मैं वो देखना चाहता हूँ क्या क्या डिवाइड हुए हैं, मतलब किन किन ने डिवाइड करा। system.out.print, आपने यहाँ पर k को प्रिंट करा लिया, तो यहाँ पर k की सिर्फ वही वाली वैल्यू प्रिंट होंगी जो n को डिवाइड कर रही हैं, और जो डिवाइड नहीं कर रही होंगी वो कंटिन्यू होती रहेंगी, मतलब उसको स्किप मारता रहेगा, ठीक है। चलिए, मतलब कि अब जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, हम 8 ले लेते हैं, यहाँ पर 8, ठीक है 8। अब बताओ, 8 1 से डिवाइड हुआ, सम भी हो गया, ठीक है, और 1 प्रिंट हो गया। 2 से डिवाइड हुआ, हाँ हो गया, सम भी हो जाएगा और 2 भी प्रिंट हो जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा ना। अब 3 वाले केस में बताओ, 3 में डिवाइड नहीं हुआ ना, एल्स में जाके कंटिन्यू, यहीं से वापस चला गया, तो 3 प्रिंट नहीं हुआ ना, इसकी 2 प्रिंट हुआ, 1 और 2। फिर 4 आया, 4 डिवाइड हो गया, सम भी हो गया 4 का, और एल्स में जाएगा नहीं, 4 प्रिंट हो गया। तो केवल वही नंबर प्रिंट होंगे जो n को डिवाइड कर रहे हैं, और जो नहीं होंगे वो कंटिन्यू स्किप करता रहेगा। अब आप लूप से बाहर आइए और यहाँ पर इफ़ लगाइए और चेक करिए जो आपके पास सम आया है क्या वो इक्वल टू आपके ओरिजिनल नंबर n के है। अगर है तो प्रिंट करा दीजिए परफेक्ट, और अगर नहीं है तो एल्स में प्रिंट करा दीजिए नॉट परफेक्ट, ठीक है। चलिए, इसको भी एक नंबर हम यूजर से इनपुट लेते हैं, एक वैल्यू हमने के ले लिया लूप के लिए और एक सम ले लिया है, ठीक है, सम नाम का वैल्यू। अब आपने यहाँ पे फॉर लूप लिखा,
और आप यहाँ लिख रहे हैं k इक्वल टू 1 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 और k प्लस प्लस। ओके, यहाँ पर आपने इफ़ लिखा और इसमें आपने लिखा कि n की वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करूँ k से तो उसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 है तो सम हो जाए उसका, सम इक्वल टू सम प्लस k। हो गया। अब आप यहाँ पे इसके नीचे आप यहाँ पे एस आउट करा रहे हैं और k की वैल्यू को प्रिंट करा के देख लें कि k की कौन कौन सी वैल्यू है जो डिवाइड कर रही है। आप वैसे k इसके अंदर भी प्रिंट करा सकते थे इसके अंदर, पर फिर एग्जांपल आपको देना है तो इसलिए मैंने k को यहाँ प्रिंट करा लिया बाहर। चलिए अब देखिए, अच्छा अभी तो चलिए अब तो सिर्फ डिवाइजर आएगा। जैसे 28 को डिवाइड करने 28 तक तो 1 से लेके 14 तक की सारी काउंटिंग आ गई है। एल हटा दीजिए इसके आगे से, ये एल हटा दीजिए। चलिए एक काम और कर लेते हैं, लूप से बाहर निकल कर ये भी चेक कर लेते हैं, दोनों काम हो जाएंगे कि जो मेरे पास सम आया है क्या वो मेरे इक्वल टू ओरिजिनल नंबर के है। अगर है तो एस आउट आपको रिजल्ट दे दे परफेक्ट नंबर, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो एल्स वाले पार्ट में आप प्रिंट करा दीजिए एस आउट नॉट परफेक्ट नंबर, नॉट परफेक्ट नंबर। लीजिए हो गया सॉल्व। अब आप इसे रन करिए। अब आप देखिएगा कि मैंने वैल्यू रखी है 6, तो देखिए 1 2 3 ये तो उसके डिवाइजर हो गए और परफेक्ट नंबर प्रिंट हो गया। एक काम और करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर स्लैश एन लगा दीजिए, न्यू लाइन, ठीक है। रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एल एन नहीं लगा रखा ना, इसलिए आउटपुट एक ही लाइन पे आ रहा है। अब मैंने इनपुट करा 28, तो देखिए 2 से लेके 14 तक लूप चला, बिल्कुल चलेगा, आधे तक चलेगा। और कहाँ कहाँ 28 डिवाइड हुआ होगा, 1 से डिवाइड हुआ होगा, 2 से, 4 से, 7 से और 14 से डिवाइड हुआ होगा। इनका सम परफेक्ट नंबर आ गया। लेकिन बीच की तो जो प्रिंट हुए हैं तो बेकार प्रिंट हुए ना, तो आप यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, सॉरी यहाँ नहीं, ये तो गलत लिख रहा हूँ मैं, लूप के अंदर, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ नहीं लूप के अंदर, यहाँ एल्स वाले पार्ट में आप लिख दीजिए कंटिन्यू, ठीक है। आप समझ गए, इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए, अब आप इसको 28 लिख के देखिए, देखिए परफेक्ट नंबर है, लेकिन जो डिवाइड नहीं कर रहे उनको कंटिन्यू कर दिया। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि n मॉडुलस k इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो कंटिन्यू कर दे, क्या कर दे, कंटिन्यू कर दे, नहीं तो यहां पर सम करा लो, सम इक्वल टू सम प्लस k, ये हो गया। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं कंडीशन को। चलिए रन करके देखिए। अब आप जब इसे रन कर रहे हैं तो ये देखिए 28, ये देखिए हो गया परफेक्ट नंबर। क्लियर है। तो ये कंटिन्यू इस तरह से यूज़ किया जाता है स्किप करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस वीडियो में हमने कवर करिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जिनसे आपको फॉर लूप और वाइल लूप का प्रैक्टिस हो गई, किस तरह से लिखते हैं। आगे लूप हमारे कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे, और भी अच्छे अच्छे हम प्रोग्राम्स वाइल लूप और फॉर लूप से कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने लूप की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कवर कर लिए हैं, ब्रेक कंटिन्यू को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा नेस्टेड लूप। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं ये अच्छे लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय स्टूडेंट्स।